हाँ पंडित जी। बढ़िया जी बढ़िया, सुनाओ। पहुंच गया क्या? हाँ जल्दी। ठीक है तो रख लिया सामान, कपड़े मेरे में सोता होगा, मेरे वाले में सो जाइए, तेरी इच्छा है जैसे तू करेगा, ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है, गर्मी आराम से। इतनी है यार, हाँ क्या बोल ही बोल। बोलूं। खाने का मैं तेरा भिजवा दूंगा शाम को, है ना? बोलो सर जी। पंखा ऑन कर हाँ दो। क्या? हाँ हाँ, वो शाम को आएगा लड़का, मैं कह दूंगा सो शाम को आ जाएगा, तू उससे बात कर ले एक बार, ठीक है ना? खाना लेके ही आ जाएगा शाम को। खाना उसका ठीक है, मतलब नॉर्मल का खाना है, यहाँ से ज़्यादा बेटर है, जो बाहर से खाओगे उससे ज़्यादा बेटर है। ठीक है चलो ना भाई, मैं अभी थोड़ी क्लास ले रहा है ना। ठीक। हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? यस। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है? यस। हाँ बेटा। बायो। डिफरेंट। बायो 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 बाद में करेंगे, पहले एक बार फिजिक्स का कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है। हाय। चले बेटा। यस सर। कल का हो गया जितना मैंने पढ़ाया था सारा? 20 हो गया। क्या 20 हो गया? क्वेश्चन। अरे बेटा जल्दी जल्दी कर दिया करो यार, हैं? बायो भी हो गया, बायो भी हो गया। बायो हो गया, चलो तो बायो कर लेते हैं पहले। ओ भगवान, कौन सा चैप्टर था? बायोटेक्नोलॉजी ना? आज 20 लोग, 20-25 लोग आएंगे घर पे। हैं? तो शादी है? नहीं, वो पूजा करा रही मम्मी किसी बात का तो। ओ मेरे को लगा तुम्हारी शादी फिक्स कर रहे हैं बेटा। हाँ। 20-25 लोग आ रहे हैं। होता है बेटा, राजस्थान साइड जाके देख, 12-12 13-13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। वो तो बस स्टीरियोटाइप हो गया है ना अब तो। बेटा वो स्टीरियोटाइप ऐसे हमारे उसमें होता है, जैसे हम लोग हैं, हम उसको वो मानते हैं, ठीक है ना? स्टीरियोटाइप क्या होता है, मेरा एक दोस्त है, वो 6th 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है ना? दिल्ली में है वो, ठीक है? यस। भाई 6th क्लास की लड़की पढ़ाता, उसकी शादी हो गया, वो एक फोन में बता रहा भाई उसकी शादी होगी उस बच्ची की। मैं बोला है? बोला ऐसे ही होता है राजस्थान में, मेरे को भी नहीं पता था बेटा। बोला उसकी तो 6th में हुई है, लोगों की तो थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ में हो जाती है। मैं बोला भाई खतरनाक माहौल है। कौन? सर आवाज कट रही है। कट रही है तो बेटा जोड़ दो आवाज को। डीएनए हाँ लाइगेज। थोड़ा सा कट। अच्छा डीएनए लाइगेज देखेंगे बेटा, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। किस टाइम है पूजा? हाँ पूजा, पता नहीं, अब शाम को ही होगी, लेकिन मैं नहीं बैठने वाला। बैठ लेना, एक 1-1.25 घंटे की तो होगी। पता नहीं सर, हरे पंडित कृष्ण वगैरह हरे बुला रहे हैं। कृष्ण। हाँ पंडित जी आएंगे, कोई दिक्कत है बेटा? इंसुलिन तो हो गया था ना हमारा? यस है सर। बेटा? आज ओह पढ़ेंगे। नो सर, मैं अपना इंटरनेट एक मिनट चेक कर ले रहा। आरएन रेफरेंस। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा आवाज आ हेलो रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा आवाज आ रही है क्या? क्या हो गया आज? ओहो। अरे यार आज उसमें ना वो राउटर मेरा नीचे पड़ा है, वो ऊपर वो काम कर रहे थे मिस्त्री लोग, वो सारा राउटर को इधर उधर करके चले गए। ओह। करूंगा बेटा इसको भी जाके ठीक, अभी 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 तो सही आ रही होगी ना आवाज मेरे हिसाब से, तो कमल लीव कर जाता हूँ।
आवाज है बेटा मेरी सही से? देखना बेटा, चेक करना आवाज सही है क्या। यस, आवाज सही है। तो मेरे साइड से तो सही चल रहा है बेटा। चलो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ते हैं पहले। सर आकाश इस ट्रांजेंट प्रेजेंटिंग एग्जांपल। दिखा रहे हैं, स्क्रीन तो दिखाई नहीं रहा। स्क्रीन नहीं आई क्या अभी तक? नो। बेटा मेरी साइड से तो ठीक चल रहा है, एक बार अपना चेक करना। यस सर, मेरे साइड ही दिक्कत चल रही है फिलहाल तो। की हो गया चेक यार। करो बेटा। मैं 1 मिनट सर बंद चालू कर दूं क्या आ रहा है। करो 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 करो।10 में आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा देख लो बेटा, पूजा का सर हो गया तुम्हारे राउटर में हैं? 10 ms का अब आने लगा। जैसे ही चेक करते हैं स्पीड, तुरंत वो लोग सही कर देते हैं। हाँ तो बेटा अगर 10 ms का आ रहा, 10 मिली सेकंड का लैग है, वो कोई लैग नहीं होता है उसमें, बढ़िया चलेगा चले। यस सर। अब पढ़ते हैं पहले जीन थेरेपी, समझ पा रहे हो क्या? क्या पढ़ेंगे? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। थोड़ी सी स्टोरी सुन लो पहले इसकी, स्टोरी है बेटा, है तो कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, क्या होता है बेटा, तुमने कुछ सुना होगा ऐसे कि इस बच्चे को बचपन से ये डिफेक्ट है, सुना है कभी? कुछ बीमारियां होती है कि भाई बचपन से ये डिफेक्ट है, जब से पैदा हुआ था तब से ऐसा ही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कभी कभी देखा हो आपने, किसी किसी के हाथ में 6 उंगलियां हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? यस देखा है? सर। तो बचपन से ये कुदरत का देन है, समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, तुमको, यस। तुम अमीनो अमीनो सेंटोसिस जानते हो? अमीनो पढ़ा, सेंटोसिस। पढ़ा होगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें तो आता है अमीनो सेंटोसिस। हाँ आता है ना। हाँ आता तो यस है सर। बेटा, हमारे में भी पढ़ाया जाता है अमीनो सेंटोसिस तो, उसमें रिप्रोडक्टिव आयु में। तो होता क्या है बेटा, देखो, जैसा जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है यूट्रस के अंदर, तो बेटा कुछ जेनेटिक डिफेक्ट तब भी हो जाते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट कैसे हो जाते हैं कि उसके जीन्स में ही कुछ कमी हो जाती है बच्चे के, समझ पा रहे हो क्या? जेनेटिक लेवल पे, समझ पा रहे हो क्या? कोई एक दो जीन खराब हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? समझ यस रहे हो? सर। तो बेटा जब अगर कोई जीन डिफेक्ट है किसी बच्चे के अंदर, तो बेटा जब वो पैदा होगा तो उसका असर दिखाई पड़ेगा उसकी बॉडी पे, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? समझ यस रहे हो? सर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल होता है बेटा, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। एक डिसऑर्डर होता है बेटा, एडीए का। एडीए क्या होता है बेटा? एडिनोसिन डाई अमाइनेज, अगर मैं सही लिख रहा हूँ ना, एडिनोसिन डाई AMINI लिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पे, डाई अमाइनेज डेफिशिएंसी। जरा ध्यान से देखो,
एक एंजाइम होता है बेटा एडिनोसिन डी अमाइनेज, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनना मेरी कहानी। एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डी अमाइनेज, इतनी बात क्लियर है क्या? पहले एंजाइम है ये, ठीक है ना। अब जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है पहले तो ये बताओ जनरली मोस्टली। एड क्या सर? जो एंजाइम होते हैं, जो एडिनोसिन डी एमाइनेज, एक एडीए नाम का, एक एडिनोसिन डी एमाइनेज नाम का एंजाइम होता है, समझ पा रहे हो क्या? हमारी बॉडी के अंदर। यस तो सर। एक बात बताओ, ये जो जब ये एंजाइम है तो इसकी नेचर कैसी होगी? प्रोटीनेशियस होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, क्या होगा ये? प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस होगा। तो बेटा इस प्रोटीन को बनाने के लिए, मतलब इस एंजाइम को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कोई जीन पाई जाती होगी क्या? बोलो है ना। यस सर। समझ- तभी तो बनेगा प्रोटीन, तभी तो बनता है जब कोई जीन पाई जाती है उसके लिए, समझ पा रहे हो क्या? यस अब जरा सर। ध्यान। तो ये जो एडिनोसिन डीएमाइनेज है, ये बेटा क्या है? एक एंजाइम है। अगर इसकी डेफिशिएंसी, एंजाइम मतलब प्रोटीन है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा? डेफिशिएंसी। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस क्या सर। हो जाता है इम्यून सिस्टम वीक? क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा ये मैच्योरेशन, डब्ल्यूबीसी तो जानते होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। यस सर। व्हाइट ब्लड, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है बेटा? हमको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, मतलब जो बाहर से हम फॉरन कोई भी सब्सटेंस एंटर होता है, बैक्टीरिया वगैरह, उसको खत्म करती है हमारी डब्ल्यूबीसी, समझ पा रहे हो? उसको किल करती है, यस सर। समझ रहे हो? तो हमारी डब्ल्यूबीसी मैच्योर नहीं हो पाती अगर इस एंजाइम की कमी है, एडिनोसिन डीएमाइनेज की, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। तो मतलब अगर डब्ल्यूबीसी को आपको मैच्योर कराना है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो मैच्योर कराने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? जनरल बेटा बहुत सारे चाहिए होते हैं, ये भी एक एंजाइम चाहिए होता है, एडिनोसिन डीएमाइनेज, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो। तो बेटा क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसकी कोई जीन होगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। अगर इसकी यस जीन सर। में डिफेक्ट आ जाए, इस एंजाइम वाली जीन में क्या आ जाए? डिफेक्ट आ जाए, तो बेटा एडिनोसिन डीएमाइनेज बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्या बोलो है ना। यस सर। तो अगर एडिनोसिन डीएमाइनेज बनना बंद हो गया तो बेटा डब्ल्यूबीसी का मैचुरेशन बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो है ना। यस सर। तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो बेटा अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हम बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो। तो एक बात बताओ, ये जो डिफेक्ट है ये जेनेटिक लेवल पे डिफेक्ट नहीं, डिफेक्ट है या नहीं है? जीन का ही तो डिफेक्ट है, उसकी वजह से ही आपको सिम्टम चमकना शुरू हो गया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको दो तरीके से क्योर कर सकते हैं, एक तो होता है टेम्परेरी क्योरेबल, एक होता है परमानेंट क्योर, समझ पा रहे हो क्या? अब टेम्परेरी यस। क्योर कैसे कर पाओगे? बेटा अगर हम जिस बंदे के अंदर ये वाला डिफेक्ट है उसके अंदर मैच्योर डब्ल्यूबीसी डालना शुरू कर दे, समझ पा रहे हो? बाहर यस से सर। किसी का ब्लड ले, उससे मैच्योर डब्ल्यूबीसी निकाले और उसके ब्लड में इंजेक्ट कर दे, तो बेटा क्या ये परमानेंट क्योर है या टेम्परेरी है आपके अकॉर्डिंग? टेम्पररी। हाँ क्यों है टेम्परेरी, बता सकते हो? क्योंकि मतलब डब्ल्यू जो इंजेक्ट किए उसका भी तो लाइफ स्पैन है तो। हाँ वेरी गुड बेटा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का भी क्या है? लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, जनरल नहीं 120 डेज तो इसका होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का तो बेटा 8 से 10 दिन ही होता है मोस्टली, ठीक है ना। तो जो आपका जो डब्ल्यूबीसी आप इंजेक्ट करोगे बाहर से तो बेटा वो तो मर जाएगी एक टाइम बाद में। तो अगर वो मर गई, वो डेड हो गई, फिर कौन बचाएगा उसको? फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा, बोलो है ना, सुन पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर हम ऐसा करें कि भाई जो जिस जीन में डिफेक्ट था जिसकी वजह से एडिनोसिन डीएमाइनेज नहीं बन रहा था, अगर हम उसी को ही सही कर दे, उसी जीन को ही सही कर दे, तो बेटा एडिनोसिन डीएमाइनेज बनना शुरू हो जाएगा, क्या बोलो है ना। यस सर। समझ पा रहे हो? तो यस। एडिनोसिन डीएमाइनेज बनना शुरू हो गया तो बेटा बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर करना शुरू कर जाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये जो होता है एडिनोसिन डी एमाइनेज, अब बेटा जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है आप तब उसको सही नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना ये बात। जब बच्चा माँ के पेट में ग्रो कर रहा होता है तभी आप जेनेटिक डिफेक्ट सही कर सकते हो, क्योंकि देखो ध्यान से, जब बच्चा ग्रो करना शुरू होता है बेटा एक सेल, सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप होना शुरू होता है बच्चा, समझ पा रहे हो? सिंगल यस सर। सेल, बेटा सिंगल सेल जीन रिप्लेस करना बहुत आसान है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में जीन है ना, बोलो है ना, समझ पा रहे हो यस क्या? सर।
माइनस की जीन हमारी बॉडी के हर एक सेल में मिलेगी। तो अगर बेटा आपने जाइगोट या मान लो 16 सेल स्टेज जिसको मोरूला बोलते हैं, पढ़ा होगा तो। यस सर। फिर 32 सेल स्टेज आती है जिसको ब्लास्टुला बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे आपने पता कर लिया कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप करने लग रहा है, जो जाइगोट डेवलप करने लग रहा है, इसके अंदर ये जेनेटिक लेवल पे डिफेक्ट है, तो बेटा हम उसी टाइम पे उसके अंदर जीन को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अब बेटा बच्चा पैदा हो गया है, बेटा बच्चे के अंदर एक सेल तो होगी नहीं, पता नहीं कितनी मिलियन अरब करोड़ सेल होगी। बेटा हर एक सेल के अंदर एडिनोसिन डिएमाइनेज का जीन थोड़ा ना आप इंसर्ट करा दोगे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसलिए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप ये चीज कर सकते हो, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसी का जीन जो डिफेक्ट है, ये किससे पता लगता है बेटा? एमिनोसेंटोसिस, जो इसका बेटा आज के टाइम पे बहुत गलत यूज कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो अमाइनोसेंटोसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे की कौन सी जीन में डिफेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। यस सर। अमाइनोसेंटोसिस जानते हो क्या करते यस हैं? सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है मैंने। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं बेटा, जब बच्चा ग्रो करता है तो उसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड बनता है जिससे वो न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है ना? देखा होगा तुमने थोड़ा बहुत, कभी देखना यूट्यूब वगैरह पे। यस ठीक सर। है ना? तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से पता लग जाता है कि इस बच्चे की कौन सी जीन में डिफेक्ट होगा। समझ पा रहे होगा? क्योंकि उसकी सेल्स जो एमनियोटिक फ्लूइड की सेल होती है और बच्चे की सेल होती है, सेम सेल होती है। समझ पा रहे होगा? यस सर। ठीक है, लेकिन आजकल तो लोग बेटा उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर टर्मिनेट यस करा सर। देते प्रेगनेंसी। चलो, तभी तो बेटा डॉक्टर मोटा पैसा कमाते हैं। गायनो बेटा, गायनो गायनो के साथ कभी मत भिड़ जाना जिंदगी में। गायनो क्या समझ? गायनोकोलॉजिस्ट अच्छा, वो क्या करते हैं? जो बच्चे पैदा कराते हैं, बच्चों के डॉक्टर। ठीक है ना? अच्छा। डिलीवरी वाले डॉक्टर। ठीक है, अच्छा क्योंकि बेटा सर। वैसे मोस्ट, हाँ, यस सर, यस सर, बोलिए। तो मोस्टली जैसे मान लो अब सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के बाद में जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराते हैं, जिनको एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो वो ऐसे डॉक्टर को ऑथराइजेशन नहीं होती है कि आप एमटीपी कर दो। ठीक है ना? क्यों नहीं होती? जब तक ऑथराइजेशन नहीं होती तब तक लीगली ये नोटिस हम गवर्नमेंट को ना दे दें कि जो बच्चा पैदा होगा कि ये दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको इतना बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम सही नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है, सर। तो उस केस में जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और ये हमको लीगली नोटिस भेजना पड़ता है, डॉक्टर को लीगली नोटिस भेजना पड़ता है गवर्नमेंट के पास में। ये होता है बेटा प्रोसीजर। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं? कोई आया, गांव देहात में बेटा ज्यादा होते हैं सब चीजें। किसी को लड़की नहीं चाहिए, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कराएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के बाद में डॉक्टर तो मोस्टली भूखे होते हैं यार, हर एक इंसान भूखा है पैसे का। ठीक है ना? वो बोलेगा यस। 20,000, 20,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपये में एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देगा। ठीक है ना? दिन में 10 प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर 3 लाख रुपए बना लिए। एक महीने में 100 प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट कर देगा ना बेटा, तो 30 लाख से ऊपर छाप देगा। यस सर। तो बेटा बट दिस इज नॉट गुड। चलो, ये सर, वो वाले लोग, हाँ, मैं वाला, थाली रख के आ जाऊँ? हाँ बेटा थाली रख के आओ। हेलो। हाँ बेटा चले, यस सर। पढ़ते चलो। जीन थेरेपी, if a person is born with a hereditary disease, hereditary disease वो होती है जो बेटा माँ बाप से हमको मिलती है। समझ पा रहे हो? यस सर।
कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिसीज? उसको बेटा करेक्ट करने की थेरेपी अब हम पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो? Gene यस सर। therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in child या embryo. तो जीन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं बेटा, हम जीन को करेक्ट करते हैं, जो जीन खराब थी उसको करेक्ट करते हैं। किस स्टेज पे? चाइल्ड के स्टेज पे बेटा करना बहुत मुश्किल होता है, जनरली एम्ब्रियो की स्टेज में हम उसको क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा ग्रो कर रहा है पेट के अंदर, समझ पा रहे हो? यस। यूट्रस के अंदर, पेट बोल रहा हूँ मैं भी, बताओ, ठीक है चलो बेटा। हियर जीन्स हियर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिसीज। तो बेटा हम क्या करते हैं, जीन्स को इंसर्ट करा देते हैं सेल के अंदर। किसकी हेल्प से इंसर्ट कराएंगे? क्योंकि बेटा एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कराना है तो रिट्रोवायरस की हेल्प से इंसर्ट कराएंगे, समझ पा रहे हो? यस सर। करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन। तो आपको नॉर्मल जीन डालनी पड़ेगी और जो बेकार जीन है जो खराब थी उसको निकालना भी पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। टू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। करेक्ट करेक्ट जीन आपको डालनी पड़ेगी ताकि जो नॉन फंक्शनल जीन थी उसका वो काम कर सके, समझ पा रहे हो क्या? समझ में आई होगी, इतनी भारी तो अंग्रेजी है नहीं यहाँ से यहाँ तक, समझ पा रहे हो क्या? इतनी तो समझ पा रहे यस हो क्या? सर। सर, हाँ। अगर वो मतलब जीन डालते हैं हम्म। तो हम्म। मतलब ऐड ऑन करते हैं ना, ओरिजिनल जीन तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं बेटा, ओरिजिनल जीन वहां से हटानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। नहीं, ओरिजिनल जीन मतलब वैसा कि मतलब ओरिजिनल जो डीएनए है उसमें ऐड हाँ। ऑन करेंगे ना? हाँ बेटा, ऐड ऐड ऑन उसी पोजीशन पे तो करेंगे ना जिस पोजीशन पे वो जीन ऑलरेडी प्रेजेंट थी। वो डिफेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थी, प्रेजेंट तो है जीन ऐड। कोई भी बीमारी है, मान लो एडिनोसिन डियामिनेज वाली, मान लो बेटा एडिनोसिन डियामिनेज वाली जीन प्रेजेंट तो है, लेकिन उसके अंदर बेटा कुछ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गई होगी, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। एक ही जगह टी आ गया होगा म्यूटेशन वगैरह की वजह से, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है। तो उसको करेक्ट करना होता है, उस जीन को वहां से हटाएंगे, क्या थे, रिकॉम्बिनेंट एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से वहां से हटाएंगे और दूसरा अपना जो नॉर्मल फंक्शनल जीन है वो डाल देंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चले। यस सर। देखो बेटा, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत। ये एक बच्ची थी, 4 साल की बच्ची, उसके करी गई थी बेटा ये, ठीक यस है, सर। और इसमें ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल। 4 साल की बच्ची थी बेटा, ठीक है ना, पैदा होने के बाद करी गई थी इसकी जीन थेरेपी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है बेटा इस टाइम पे, ठीक है ना, कि तो बच्चा मरेगा ही, क्या बच्चा, चल कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? यस सर। चल, तो the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADAT deficiency। मतलब उसके अंदर एडिनोसिन डियामाइनेज की क्या थी, डेफिशिएंसी थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ये एडीए के बारे में बताएगा कि एडीए होता क्या है। एडिनोसिन डियामाइनेज मतलब दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये वाला एंजाइम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। The disorder is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase। तो अगर एडिनोसिन डियामाइनेज की जीन डिलीट हो जाए उसकी वजह से डिसऑर्डर होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इन सम डिलीशन पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, पॉइंट म्यूटेशन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना बेटा? यस सर। इन सम चिल्ड्रन एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब पूरा का पूरा जो जीन का स्ट्रक्चर है उसी को ट्रांसप्लांट कर दोगे आप, समझ पा रहे हो क्या? दूसरों में डाल दोगे, ठीक है बेटा? यस सर। In other, it can be treated by enzyme replacement therapy। enzyme replacement therapy मतलब जस्ट लाइक कि आप फंक्शनल एंजाइम डाल रहे हो और वो चलता रहेगा, बार बार आपको डलवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, समझ पा रहे हो? यस सर। इन विच फंक्शनल एडिनोसिन डीएमाइनेज एडी मतलब एडिनोसिन डीएमाइनेज इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। तो एंजाइम थेरेपी में आप क्या करोगे, एडीए बाहर से लोगे, जैसे इंसुलिन लेते थे ऐसे ही लेते रहोगे, समझ पा रहे हो? यस सर। बट
द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस, इन दोनों में बेटा अप्रोच, दोनों अप्रोच में क्या है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो। दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, मतलब दोनों आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। कंप्लीटली क्योर बस एक ही है कि जीन को चेंज कर दो, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट का मतलब होता है बेटा डब्ल्यूबीसी, घबराना मत, ठीक है ना बेटा। यस। As a first step toward gene therapy, lymphocytes from the blood of patient are grown in a culture outside the body. A functional adenosine deaminase complementary DNA using a retroviral vector is then introduced into the lymphocyte, which are subsequently returned to the patient. अब जरा ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया। जो हमारा पेशेंट था जो हमारा पेशेंट था उसके अंदर से बेटा डब्ल्यूबीसी सेल निकाल लिया, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। लिम्फोसाइट निकाली, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या। अब यस उन्होंने सर। क्या किया, इसके अंदर बेटा एडिनोसिन डीएमाइनेज वाली जीन डाल दी, समझ पा रहे हो क्या, सभी सेल में। यस सर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये जो लिख रहा है ना सीडीएनए, सीडीएनए का मतलब होता है कि वो वाला डीएनए डाला जो कि एडिनोसिन डीएमाइनेज को कोड करता है, समझ पा रहे हो क्या, जीन यस डाल दी सर। मतलब। तो बेटा ये सभी अब ये जो डब्ल्यूबीसी थी, इन सभी के अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर से वो जीन डाल दिया, समझ पा रहे हो क्या। लेकिन इस मेथड में बेटा दिक्कत एक है कि आपने सिर्फ किसके अंदर जीन डाली है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। बेटा जो डब्ल्यूबीसी है वो इमोर्टल, मतलब इमोर्टल का मतलब हिंदी में क्या होगा, अमर अमर। नहीं है। हाँ, अमर नहीं है। तो बेटा ये डब्ल्यूबीसी थोड़े दिन बाद मर जाएगी। तो बेटा आपने जो जीन डाली थी इनके अंदर वो भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है कि आप पूरे की पूरे बोन, मतलब पूरे के पूरे, देखो बेटा बोन मैरो क्या होता है ना, हमारी बोन के अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। बोन मैरो जानते हो क्या। यस सर। देखो जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है ना, फीमर का नाम तो सुना होगा, थाई वाली बोन, तो सुन लो यस क्या सर। नाम है। तो बेटा जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है जनरली, जो जब छोटा बेबी होता है उसके में बेटा शॉर्ट बोन में भी ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है। ब्लड सेल्स हमारी यस। जितनी भी ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो से ओरिजिनेट होती है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी स्किन वगैरह से बननी शुरू हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? जितनी भी यस सर। ब्लड के अंदर सेल पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह सब कहाँ से बनती है, बोन मैरो से बनती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा एक बात देखो ध्यान से, हम एडल्ट की बात करते हैं, छोटे बच्चे की बात नहीं करते, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऐसी बोन होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस दो सर। टाइप का बोन मैरो होता है, लेकिन हम अभी एक ही टाइप का पढ़ेंगे। एक येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है, हमको एक से ही मतलब है, एक ही पढ़ लेते हैं। ऐसे बेटा यस लॉन्ग बोन्स के अंदर ऐसे सेल्स होती है, रेड बोन मैरो होता है, उसके बाद येलो बोन मैरो होता है, समझ पा रहे हो, लेकिन हम रेड पढ़ यस लेंगे। सर। जो नॉर्मली फंक्शन करता है वो रेड बोन मैरो ही है। येलो बोन मैरो एक्सेसिव ब्लड लॉस के अंदर काम कर रहा है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तब येलो बोन मैरो एक्टिवेट हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या। यस अब जरा सर। ध्यान दो, ये जो बोन मैरो होता है, ये, अरे चल जा भाई, ये प्रोड्यूस करता है बेटा ब्लड सेल्स। क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल। ब्लड सेल्स। क्योंकि बोन मैरो के अंदर पाई जाती है स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स जहां से ब्लड की सेल्स बनती रहती है कंटिन्यूअसली, समझ पा रहे हो क्या। क्योंकि ब्लड की सेल्स बेटा डेली मरती है, लाखों करोड़ों सेल्स डेली मर रही है हर एक आदमी के अंदर, समझ पा रहे हो क्या। तो डेली नई भी बन रही है, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो बोन मैरो है, तो बेटा यही प्रोड्यूस कर रहा होगा डब्ल्यूबीसी, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अब यहाँ से जो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस हो रही है वो मैच्योर नहीं है। क्यों मैच्योर नहीं है, क्योंकि बेटा ये जो बोन मैरो है इसके अंदर एक जीन नहीं है, कौन सी, एडिनोसिन डेमाइनेज वाली जीन फंक्शन नहीं है, जिसकी वजह से जो डब्ल्यूबीसी है ये इमेच्योर है, समझ पा रहे हो क्या। यस अब सर। जरा ध्यान से देखो, आपके पास दो मेथड है। क्या, तो बेटा एडिनोसिन डीएमाइनेज वाली जीन, एडिनोसिन डीएमाइनेज वाली जीन बोन मैरो के अंदर डाल दो, समझ पा रहे हो क्या? या यस। ये जो डब्ल्यूबीसी बन बन के आ रही है इनके अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज वाली जीन डाल दो, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो अगर आप एडिनोसिन डीएमाइनेज वाली जीन इन डब्ल्यूबीसी के अंदर डालोगे तो बेटा ये तो मर जाएगी कुछ दिन बाद, तो जो आप जीन डाल रहे हो वो भी खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद, समझ पा रहे हो क्या। लेकिन यस सर।
अगर आपने अपनी एडिनोसिन डीएमाइनेज वाली जीन बोन मैरो के सेल्स के अंदर ही डाल दी तो बेटा अब वो ऑलरेडी जो डब्ल्यूबीसी बन रही होगी उसके अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज होगा या नहीं होगा? सोच के देखो। समझ पा रहे हो? सोच के यस देखो। सर। तो जो आपकी जो डब्ल्यूबीसी बन रही होगी वो मेच्योर बनना शुरू हो जाएगी, नहीं बनना शुरू हो जाएगी? बोलो हाँ ना। यस सर। सर लेकिन फिर भी मतलब तब भी ये भी तो इमोर्टल नहीं है। हेलो। हेल ओ हेलो हेलो हेलो। Did my internet take a beating? Take a beating. Internet, why you do this? I shall free children. बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. अरे इन्वर्टर बंद हो गया था बेटा हमारा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखो। तो बेटा परमानेंट क्योर कौन सा है कि आप जो एडीए वाली जीन है वो डब्ल्यूबीसी। Hello. हेलो आवाज आ रही है बेटा मेरी? Hello, hello, hello. बेटा मेरा नेटवर्क सही है, एक बार अपना चेक करो। हेलो हेलो। अब फिर मेरी दिक्कत हो रही है क्या? हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सही से आ रही है? Yes, sir. चलो अब जरा ध्यान से देखो। तो बेटा बताओ परमानेंट क्योर एडिनोसिन डी एमाइनेज वाला कौन सा होगा कि आप एडिनोसिन डी एमाइनेज की जीन कहाँ पे डालो, बोन मैरो के अंदर या डब्ल्यूबीसी के अंदर परमानेंट क्योर के लिए? बोन मैरो सर, लेकिन बोन मैरो में भी कैसे परमानेंट हो जाता है? बोन मैरो की सेल बेटा मरती थोड़ा ना है। समझ रहे हाँ। हो? ठीक है। अब बोन मैरो की सेल से जो नई सेल बनेगी तो बेटा ऑलरेडी वो उससे रेप्लिकेट करके तो बनेगी ना, तो डीएनए यस रेप्लिकेट हो सर। रहा होगा। डब्ल्यूबीसी से नई डब्ल्यूबीसी नहीं बनती है। अगर बेटा डब्ल्यूबीसी से नई डब्ल्यूबीसी बनती फिर तो बल्ले बल्ले थी, फिर क्यों बोन मैरो के पास में जाते? फिर तो पहले वाली बर्थ बन मर जाती, नई डब्ल्यूबीसी जो प्रोड्यूस होती उसके अंदर ऑलरेडी वो रेप्लिकेट करके डीएनए डाल के जाती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर बोन मैरो की सेल मरेगी भी, हाँ मरेगी बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो रेप्लिकेट कर देगी ना डीएनए, मरने से पहले नई सेल बना देगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चले पढ़े। यस सर। तो तो यहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो हाँ सर बोलो बोलो। मतलब एडल्ट्स में भी क्योर है, पॉसिबल है? हाँ क्योर पॉसिबल है, लेकिन बेटा एडल्ट के अंदर बोन मैरो बहुत बड़े साइज के बन जाते हैं। समझ पा रहे हो? बड़े साइज के मतलब? बेटा फीमर का साइज बढ़ता है नहीं बढ़ता है टाइम के यस साथ में? सर। सेल का नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा टाइम के साथ में? यस सर, तो मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाती है चीजें। ह्यूमरस का साइज बढ़ेगा, ह्यूमरस तो जानते होंगे, शोल्डर ये सॉरी यस बाइसेप सर। वाली बोन। ठीक है ना? तो इसका भी साइज बढ़ता है, हर एक बोन का साइज बढ़ रहा होता है। बच्चों के अंदर बेटा छोटी बोन होती है तो छोटा साइज होता है, छोटे कम नंबर ऑफ सेल्स होती है। बेटा ऐसा नहीं होता कि आप बोन मैरो की एक सेल में डाल दो, बेटा आपको हर एक सेल के अंदर डालना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना? यस सर। ये ये बहुत ज्यादा वो वाला टास्क है कि बच्चे की जान भी लटक जाएगी बेटा। इसलिए एम्ब्रियो के अंदर डालना ज्यादा इजी है, पैदा होने के बाद में करेक्ट करना बेटा बहुत मुश्किल है। इसको समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब देखो, अब ये बच्चा ऐसा था कि देखो अगर ही मान लो इसको क्योर ना करते तो बेटा कोई ना कोई बैक्टीरिया कोई ना कोई इन्फेक्शन इसको मार ही देता, जिंदा तो रहने वाला था ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट ही नहीं हो रही है इसकी। तो इससे अच्छा है कि चलो भाई रिस्क ले लो। ठीक है ना?
Yes, sir. देखो, ए फंक्शनल एडीए एडिनोसिन डी एमाइनेज सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डालते हैं जो कि एडिनोसिन डी एमाइनेज को कोड करते हो, मतलब जीन डालते हैं, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. किसकी हेल्प से डालते हैं बेटा? रिट्रोवायरल वेक्टर के अंदर, रिट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से, मतलब आप एनिमल सेल के अंदर जब भी जीन डालते हो रिट्रोवायरस की हेल्प से डालता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Is then introduced in these lymphocyte into these lymphocytes which are subsequently returned to the patient। तो अगर आप डब्ल्यूबीसी के अंदर डाल रहे हो, डब्ल्यूबीसी के अंदर आपने डीएनए या जीन डाला, फिर उसको आपने वापस पेशेंट के अंदर डाल दी, समझ पा रहे हो क्या? However, Yes, sir. as these cells are not immortal, ये सेल अमर नहीं है, the patient require periodically infusion of such genetically engineered lymphocyte। तो बेटा ऐसे पेशेंट को फिर आपको बार बार डब्ल्यूबीसी ऐसे बना बना के देनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. However, if the gene isolate from marrow cell producing adenosine deaminase is introduced into cell at early embryonic stage। अगर बेटा आप बोन मैरो के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालना होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, इट sir. विल बी परमानेंट क्योर। तो परमानेंट क्योर हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, Yes, sir. चले बेटा। Yes, sir. अब बेटा बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज देखेंगे मोलिकुलर डायग्नोसिस में। मोलिकुलर डायग्नोसिस में कैसे? किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए बेटा बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। आपने देख सुना होगा जब कोरोना वायरस चल रहा था पीक पे 2021 में, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो उस टाइम पे आपने बार बार सुना होगा कि कोरोना वायरस का टेस्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. और टेस्ट किसकी हेल्प से करते थे? वो पीसीआर की हेल्प से, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद है? आप पहले चैप्टर में पढ़ा था इससे। Yes, sir. कुछ पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करता क्या है? Yes, sir. Polymerase. Yes, DNA और RNA का. क्या करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? Uh, Processing of. प्रोसेसिंग ऑफ किसका प्रोसेसिंग बेटा? प्रोसेसिंग तो आप आरएनए का, जहां पे आप बोलना चाह रहे हो बेटा, वो तो इंट्रोन एक्सोन, इंट्रोन हटाता था, एक्सोन एक जगह जोड़ता था, वो थोड़ा ना पीसीआर करता था। बायोटेक में पढ़ा था हमने। Yes, sir. बेटा पीसीआर जीन को एम्पलीफाई करता था, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देता था जीन की, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, जब कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, तो sir. कोरोना वायरस के सिम्टम एकदम से तो आते नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे 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 अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर किसी पेशेंट के, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. लेकिन जैसे ही उसको इन्फेक्शन हुआ है तो एकदम से तो बेटा बहुत सारा रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं म्यूकस, क्योंकि बेटा जो कोरोना वायरस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता था। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो नोज से म्यूकस निकलता है, आपने देखा होगा वैसे नाक में डाल Yes, के sir. निकालते थे। तो उसके अंदर से, सेल के अंदर से जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट करते थे। अब बेटा इतना लो अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल होता था। देखो, ऐसे तुमने सुना होगा कि यार सिम्टम तो आ नहीं रहा था, कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो कोरोना वायरस पॉजिटिव कैसे पता लग रहा था? क्योंकि बेटा उसका अभी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, कोई भी वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो ब्लड बॉडी के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है, तुम तो बात क्लियर है? Yes, sir. तो उसका जेनेटिक मटेरियल फिर हमारी बॉडी को कोड करता है कि तुम ये वाला प्रोटीन बनाओ, और जो प्रोटीन बेटा हमको ही हार्म कर रहा होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो जब कोरोना वायरस को मान लो तुरंत अभी इन्फेक्शन लगा है किसी को कोरोना वायरस का, तो बेटा उसका जेनेटिक मटेरियल इतना तो एम्पलीफाई नहीं हुआ होगा बॉडी के अंदर, कुछ टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन तो लगेगा एम्पलीफाई करने के लिए बॉडी को, उसका बहुत सारा रेप्लिकेशन कॉपी बनाने के लिए, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो जब हमने उसका लिया, म्यूकस लिया, और हमने उसको लैब के अंदर लेके गए, लैब के अंदर बेटा हमने उस म्यूकस की सेल का जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई किया गया, उसको बहुत सारी कॉपी बनाई गई। तो बेटा जब उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई बनाई गई तो वहां पे ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि भाई इसके अंदर तो कोरोना वायरस वाला जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो पीसीआर की हेल्प से हम क्या करते हैं,
एम्पलीफाई करते हैं बेटा जेनेटिक मटेरियल को। तो बेटा एस इसकी वजह से ही हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, समझ पा रहे हो? जैसे अगर कोई एड्स का पेशेंट है बेटा, एड्स के पेशेंट को सिम्टम एकदम से नहीं आते, समझ पा रहे हो? मान लो कल एड्स हुआ किसी को, ये ऐसा तो होता नहीं है कि अगले दिन वो सिम्टम आ गए, समझ पा रहे हो? यस ठीक है, सर। टाइम लगता है कुछ, 10 साल 15 साल, किसी किसी को 30 साल तक लग जाता है, समझ पा रहे हो? यस सर। और जो लेडीज होती है एड्स के जो पेशेंट होते हैं, मेल्स के अंदर बहुत जल्दी सिम्टम आ जाते हैं, विद इन 2-3 साल के अंदर सिम्टम आ जाते हैं। लेकिन लेडीज तो बेटा 15-15 साल, 20-20 साल, 30-30 साल तक एसिम्टोमेट रहती है। एसिम्टोमेट मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा बेटा, अरे अच्छे से वर्ड। एसिम्टोमेटिक मतलब उसके अंदर सिम्टम ही नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको लेडीज के अंदर, समझ पा रहे हो? यस सर। तो जब किसी का एड्स का टेस्ट कराया जाता है, एड्स किसी वजह से होता है बेटा, HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से, समझ पा रहे हो? यस अब सर। एक बात बताओ, जिस इंसान को एड्स के वायरस दैट इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है, इसका मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल उस बॉडी के अंदर है, लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। सर तो तो मतलब तब तक इम्यून सिस्टम काम करता है जब तक सिम्टम नहीं शो होता। हाँ, हाँ तब तक इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन बेटा एड्स का जो वायरस होता है वो एक टाइम पे इनफैक्ट मतलब एक टाइम पे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय तब करता है जब उसकी संख्या एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस ऐसा सर। नहीं है कि हर एक इंसान के अंदर एड्स का वो होगा, वायरस होगा बेटा, जिनके अंदर है उनके अंदर ही होगा, ऐसे नहीं होता है। और ये टच वच करने से तो आता नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो क्या होता है कि अगर हम उस पेशेंट का जो अभी एसिम्टोमेट है, मतलब उसके अंदर सिम्टम है ही नहीं अभी, तो उस पेशेंट का अगर हम ब्लड लेते हैं, उस ब्लड के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम पीसीआर के अंदर एम्पलीफाई कराएंगे, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। तो बेटा जब उसका बहुत एम्पलीफिकेशन हो जाएगा तो बेटा पीसीआर ऑटोमेटिक रीड करके बता देगी कि इसके अंदर ये वाले जीन्स हैं। तो अगर उसके अंदर HIV वाले जीन्स मिल गए ना, तो इसका मतलब उसके अंदर वायरस ने इन्फेक्शन कर रखा है, लेकिन वो अभी एसिम्प्टोमेटिक है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा ये किस हेल्प से होता है? पीसीआर के हेल्प से, मतलब आप जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करते हो, देन आप बीमारी को डायग्नोज कर देते हो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सांस ले लो बेटा, मैं बोलना बहुत पड़ता है यार भाई, इसमें बायो में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ लेंगे, कल खत्म हो जाएगा बेटा ये चैप्टर। इसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? इसके बाद में पढ़ेंगे बेटा हम इनहेरिटेंस, ठीक है ना? यस सर। 4 चैप्टर हो जाएंगे फिर हमारे। इनहेरिटेंस होते ही, इनहेरिटेंस में थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, उसमें समझाने का है ज़्यादा थोड़ा। हाँ लास्ट में तो बेटा उसमें भी थोड़ा रटने का आएगा। आज तो हलवा पूरी बन रही होगी बेटा, हैं? पता नहीं सर, शायद। कुछ तो बनेगा आज, खतरनाक मामला। यस सर। सही है, मजा आ जाएगा। तुम्हारा घर हमारे पास में होता मैं तो आके बैठ जाता, भाई खिला दो। सही है। यस सर। मैं देखो मैं खाने के शौकीन हूँ यार, और स्मोक वोक है नहीं मेरे कुछ भी। चलो हाँ बेटा पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। चलो जी, you know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important। तो बेटा अगर आपको किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले उसका अर्ली डायग्नोस, मतलब जब वो इन्फेक्शन फैलना भी शुरू हुआ ना हो तभी उसका डायग्नोस करा लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ो। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे वो जो आपके अंदर इन्फेक्शन है वो कैसे ग्रो कर रहा है, समझ पा रहे हो क्या? वो स्टडी यस करो। सर।
यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। तो बेटा जो कन्वेंशनल मेथड है जो हम करते हैं मोस्टली, बेटा ऐसे थोड़ा ना होता है कि हमको बीमारी हुई हम पीसीआर कराने लग गए, समझ पा रहे हो? पीसीआर कराने तो तब बजाते हैं जब लंका लग चुकी होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो मोस्टली तो हम सीरम टेस्ट कराते हैं जिसको हम ब्लड टेस्ट बोलते हैं, समझ पा रहे हो? यूरिन पेशाब का भी बेटा टेस्ट कराते हैं, तो नॉर्मल टेस्ट है, सुना होगा ये तो सब। यस सर। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। बेटा इन सबसे अर्ली डिटेक्शन बहुत सारी बीमारियों का पॉसिबल नहीं है। हाँ बेटा जो बैक्टीरियल डिसीज होती है उनका पॉसिबल है। वायरल डिसीज का हल्का एक दो वायरल डिसीज बता देता है सीरम टेस्ट, सारी वायरल डिसीज नहीं बताता है। एचआईवी कभी नहीं आएगा इनके अंदर, समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा देखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एलाइसा सुना है बेटा? एलाइसा नो सुना है सर। कभी? एलाइजा। अरे बेटा तुम शर्माने वाली बात नहीं है, हमने भी नहीं सुना था, हमारे टीचरों ने भी हमको नहीं बताया था। बस हमारे टीचर हमसे एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि पता हो, बस इनको पता टीचर को भी नहीं था। ठीक है बेटा। यस सर। पहले एलाइसा की फुल फॉर्म याद रख लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। बेटा ये टेस्ट होता है कैंसर के लिए, समझ पा रहे हो? यस सर। अब ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला तो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, एक पीसीआर है एक एलाइसा, ये दोनों पढ़ेंगे, समझ पा रहे हो? यस सर। आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये तीनों टेक्निक अर्ली डायग्नोस के लिए, किसी भी बीमारी के अर्ली डायग्नोस के लिए कर सकते हैं हम इन तीनों मेथड से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैंने आपको कोरोना में बता दिया, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये बेटा कैंसर का टेस्ट होता है, अभी बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है ना बेटा? पहले ही पढ़ यस सर। लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, बैक्टीरिया वायरस। बेटा जो पैथोजन पैथोजन में होते हैं जो बीमारी कोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस, समझ पा रहे हो? यस सर। is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom। बेटा तभी आपको पता लगेगा कि तुमको बीमारी है जब उसका सिम्टम आएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। लेकिन बेटा जब सिम्टम आने शुरू होते हैं उस टाइम पे जो पैथोजन की जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptom of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। समझ पाएगा ये लाइन? यस सर। जब सिम्टम नहीं आए, मान लो एचआईवी कहीं कोई पेशेंट है उसके अंदर सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो बेटा उस केस में आप कैसे पहचानो कि किसके अंदर एचआईवी है या नहीं? तो बेटा उसका जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करेंगे, किसकी हेल्प से? पीसीआर की हेल्प से। तो अगर उसका जेनेटिक मटेरियल जब एम्पलीफाई होगा तो बेटा उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा या जेनेटिक मटेरियल होगा एचआईवी का, तो वो भी तो साथ के साथ एम्पलीफाई, मतलब उसका भी तो नंबर बढ़ रहा होगा, बोलो है ना? बनता रहोगे? यस सर। तो अगर जब उसका बहुत सारा नंबर बढ़ जाएगा तो हमको इजीली दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई इसके अंदर तो एचआईवी का भी जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब इसके ब्लड में एचआईवी का इन्फेक्शन है, समझ पा रहे हो? यस सर। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? कैसे? पीसीआर का बेटा काम ये होता है, पीसीआर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की बिलियनों कॉपीज बना देता है, समझ पा रहे हो? यस याद सर। करना, भूल गए तुम थर्मस एक्वेटिकस वगैरह यूज किया था? याद आ गया बेटा? टेक पॉलीमरेज, वहां से एक एंजाइम निकाला था थर्मस एक्वेटिकस से जो गर्म पानी के झरने में पाया जाता है बैक्टीरिया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाई टेम्परेचर सरवाइव कर लेते हैं। हाँ, समझ पा रहे हो? यस सर। PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient। तो बेटा PCR आजकल के टाइम पे एड्स पेशेंट को पकड़ने के लिए यूज हो रहा होता है, समझ पा रहे हो क्या? भगवान बचाए बेटा यस ऐसी सर। बीमारी से। It is being used to detect mutation in genes in suspected cancer patient too। ठीक है बेटा, जो देखो क्या होता है बेटा, हर एक बॉडी के अंदर कैंसर किस जीन्स पाए जाते हैं, मेरे अंदर भी है तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन हमको कैंसर तो नहीं है भोले बाबा की दुआ से अभी तक, भगवान वो भी यस था, सर। समझ पा रहे हो? लेकिन जीन्स हम दोनों के अंदर है, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस सर। अगर बेटा हम
टोबैको, अल्कोहल वगैरह का ज्यादा कंजप्शन करना शुरू कर दे, समझ पा रहे हो क्या? तो यस ये क्या सर। होता है, इनके अंदर पाए जाते हैं मोस्टली टोबैको के अंदर, ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब जो हमारे जीन्स है कैंसर के, जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, अगर हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस कंज्यूम करना शुरू कर दे जो उन जीन्स को एक्टिवेट कर देंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा जो कैंसर के जीन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, पढ़ोगे कहीं ना कहीं लाइफ में तो, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब कैंसर होना शुरू हो जाता है, समझ पा रहे हो? ठीक है। यस सर। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन सभी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी आदमी हैं सबके अंदर है। लेकिन बेटा प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कब कन्वर्ट होगे, जब इसके ऊपर आप कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस अप्लाई करोगे। सर तो कार्सिनोजेनिक रिमूव क्यों नहीं कर देते एम्ब्रियो स्टेज में? खर्चा उठा लोगे बेटा तुम। है हो मतलब होता है ऐसा? करते हैं लोग? वो तो नहीं, लोग तो नहीं करते बेटा, लोगों में इतनी बुद्धि थोड़ा ना है अभी, समझ ओह। रहा हूँ। बेटा एक जीन थेरेपी को कराने के लिए ना कम से कम 7-8 करोड़ का खर्चा आता है, ध्यान रखना है बात। ओह, ठीक है। अब एक ये बात बताओ कि तुम कितने मतलब, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं बेटा, मैं अपनी लाइफ में एक या दो आदमी को ऐसे जानता हूँ जिनके पास 7-8 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है ना। हमारे पास तो बेटा 7-8 लाख लाख नहीं हो रहे हैं। तो 7-8 करोड़ रुपए तो बहुत कम लोगों के पास में होते हैं बेटा, इतना महंगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है ना। यस सर। आईवीएफ सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है सुना है क्या? पढ़ा होगा, उसमें तो आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बेटा ये भी, मतलब जिनको यस बच्चा सर। नहीं होता बेबी करा देते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का भी, तो बेटा जब टेस्ट ट्यूब बेबी हर कोई इंसान करा सकता तो फिर करा क्यों नहीं रहा, जबकि इंडिया के अंदर तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे नहीं है, समझ रहे हो? यस सर। तो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा ही इतना ज्यादा होता है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं ना, बड़ी बात तो वो है ना। तो हाँ करा दो बेटा, जीन्स को हटवा दो, लेकिन बेटा उसके लिए 7-8 करोड़ रुपए लगेंगे ना, तो वो कहाँ से लेके आएंगे, समझ पा रहे हो? एक मिनट सर। क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट। ओटे ओटे। बाबा रे! क्या हो गया? ये द कॉस्ट ऑफ जीन थेरेपीज इन इंडिया कैन बी क्वाइट हाई। ये हम्म, पता नहीं, जोलगेनसेमा फॉर स्पाइनल एट्रोफी कॉस्ट्स हम्म, अराउंड 17 करोड़। बाप समथिंग, रे! ये समथिंग। और सर हाँ तो ये सबसे महंगा वाला हीमीजेनेसिस, हम्म, इसमें फॉर हीमोफीलिया बी, हम्म, ये 28 करोड़। हाँ उसमें पढ़ा होगा भाई तुम, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कि इसमें होता क्या है। तो बेटा इतना महंगा खर्चा हर कोई क्या, बहुत कम लोग उठा पाएंगे, नेता लोग तो उठा लेंगे बेटा जिनके पास पैसा आ यस रहा है। ठीक है, यस मोदी जी करा लेंगे, मोदी जी के पास में बहुत पैसा, ठीक है, मोदी जी अपनी जींस निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। यस तो बेटा इतना इजी नहीं है ये सब चीज। दूसरा बेटा पूरी बॉडी का रिस्क भी होता है, पता लगे वहीं पे ही धाराशायी हो गए, भगवान को स्वर्गवासी बन गए वहीं पे, समझ पा रहे हो क्या? यस तो बेटा हमारी सबकी बॉडी के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, बस इसलिए तो कहते हैं यार कि तुम ऐसा सब्सटेंस ना खाओ जिससे तुम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के ज्यादा उसमें आ जाओ। जैसे आप एक्सरेज में रहना ज्यादा शुरू करो, एक्सरे ज्यादा कराना शुरू करो, नॉर्मल है बेटा आपको कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर बहुत इजीली हो जाता है अगर जो ज्यादा एक्सरे कराता है। जिनको रैंडम एक्सरे कराने पड़ते हैं, मतलब ऐसी बीमारी होती है जिनको बार बार एक्सरे कराने होते हैं, उनको बेटा स्किन कैंसर बहुत इजीली लग जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा आप ऐसे सब्सटेंस से दूर रहो कि जिन जो आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप कहोगे कि सर एक फलाना का ऐसा इंसान था वो तो खाता भी नहीं था, जैसे मेरे दादा थे बेटा, मेरे दादा को कैंसर था, ठीक है ना, उनकी 2010 में मौत हो गई थी। तो मेरे दादा ने तो बेटा कभी भी ना तो अल्कोहल खाया, ठीक है ना, ना अल्कोहल का सेवन किया, टोबैको कभी नहीं खाया उन्होंने, बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। लेकिन वो क्या कराते थे, वो बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सरेज कराते थे अपने, उनको एक आदत थी कि उनको हल्की सी बीमारी हुई वे तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते थे, ठीक है ना।
अब तो एमआरआई आ गई है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का नाम तो सुना होगा। उसमें नहीं लगता है क्या? नहीं बेटा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाला जाता है बॉडी के अंदर, सुन पा रहे हो क्या? यस सर। तो उस टाइम पे तो बेटा एक्सरे पकड़े के कोई भी कर देता था। तो उनको जो कैंसर हुआ था वो एक्सरेज की वजह से हुआ था, सुन पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए ज्यादा एक्सरे वगैरह नहीं कराने चाहिए। आप ऐसे इंसानों के पास, मतलब ऐसे डॉक्टर के पास ज्यादा प्रीफर मत करो जो आपको बार बार एक्सरे का एडवाइस कर रहा हो कि एक्सरे करा दो, एक्सरे करा दो, समझ पा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा मेरे दो। मेरे को तो एक बार हुआ है एक्सरे। हाँ, एक दो बार इज नॉर्मल बेटा, वो तो करा सकते हो, वो तो कराना पड़ता ही है जिंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 7वें दिन आप एक्सरे करवा रहे हो अपना, ठीक है ना? तो आपको यस कैंसर सर। होगा, ठीक है ना? आपके प्रोटोन्कोजीन्स ओंकोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो। अब आपने सुना होगा, कभी ये बात सुनी होगी, कैंसर की ये वाली स्टेज है उसके अंदर, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, यस लास्ट सर। स्टेज हो जाती है उसमें, समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। बेटा क्या होता है, प्रोटो ओंकोजीन्स में कुछ न्यूक्लियोटाइड में मॉडिफिकेशन होके वो ओंकोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डीएनए में कुछ चेंज आ जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा अगर कोई फर्स्ट स्टेज पे है, बेटा फर्स्ट स्टेज पे कैंसर बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम ही नहीं देगा, तुमको पता ही नहीं लगने का। क्या पता भाई, नहीं हम और तुम कुछ ना हो, दुनिया हमारी तरफ से कुछ भी हो, ठीक है ना? तो यस सर। हमको तो जीना है अभी। तो बेटा क्या होता है ना, अब अगर मान लो किसी को कैंसर जस्ट फर्स्ट स्टेज वाला है, अब मैं कह रहा हूँ कोई भी देख के बता ही नहीं पाएगा कि इसको कैंसर है, समझ पा रहे हो क्या? उसके यस डीएनए में सर। चेंज आ चुका है, मतलब उसके प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बेटा देख के तो पता लग नहीं रहा है, ना डॉक्टर बता पाएगा ना तुम बता पाओगे। तो बेटा क्या करेगी, तो उसका पीसीआर करा दो, डीएनए को एम्पलीफाई करा दो। वहां पे बेटा जब उसका एम्पलीफाई मतलब बहुत ज्यादा कॉपी बन जाएगी, तो बेटा वहां पे ऑटोमेटिक वो मशीन बताने लगेगी कि इस जीन में यहाँ पे डिफेक्ट है, समझ पा रहे हो? सर, हम्म। ये कैंसर जो होता है ये तो मतलब जब सेल्स बहुत ज्यादा ही डिवाइड होने लगते हैं, बहुत ज्यादा। अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने हम्म लगते हैं ना, हम्म 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 तो मतलब हम्म। डिवाइड होने से दिक्कत क्या हो जाती है? बेटा सेल जब डिवाइड होते हैं तो एनर्जी पता कितनी खाती है, कितनी? समझ रहे हो? बेटा आप बार बार सेल डिवाइड करना शुरू कर दो, बार बार सेल डिवाइड करना शुरू कर दो, कोई भी बॉडी ग्रोथ कब करेगी, जो बाहर से एनर्जी लेगा तभी तो ग्रोथ करती है ना। अब बाहर से तो एनर्जी तुम बस खा रहे हो खाना खाते जाओ। नॉर्मल खाने जितना, फिर क्या करेगी बेटा, वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी खो देती है, वो जो सेल्स है वो दूसरे टिश्यू को फाड़ देती है, दूसरे टिश्यू को रप्चर कर देती है, समझ पा रहे हो क्या? ओ। अब क्या होता है, नॉर्मली सेल्स बेटा इधर भी ग्रोथ कर रही है, 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 पूरा इंसान मोटा हो रहा है। लेकिन कैंसर में तो बेटा एक ही जगह ग्रोथ होती है ना, सिर्फ इसी रीजन में यस ग्रोथ सर। होती रहेगी। तो उसको कॉन्टैक्ट, हमारी सेल के अंदर बेटा कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मतलब जैसे ही सेल दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी वो डिवाइड करना बंद कर देती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन कैंसर की सेल्स में होती नहीं। मान लो यहाँ पे लीवर का कैंसर है, ये लीवर मान लो, यहाँ पे ऐसे लीवर ही नहीं बन रहा है हमसे, ये लीवर है मान लो, और इसके बगल में स्टोमक होता है, समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे कैंसर यस होना सर। शुरू हो गया। लीवर की सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी, इधर स्टोमक में घुसना शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। इधर आंतों को दबाना शुरू कर देगी, ड्यूडेनम रीजन होता है, ड्यूडेनम को दबाना शुरू कर देगी, खाना नीचे ही नहीं जा पाने का, अच्छे से पच ही नहीं पाने का, सुन पा रहे हो? यस सर। तो ये होता है। चलो, इट इज ए सर पावरफुल इसीलिए टेक्निक। सर मेरे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वो क्या नाम है डिजीजेस वाले चैप्टर पढ़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। कौन कौन से डिविसेस वाले मतलब? डिजीजेस जितने भी बायोलॉजी में आते हैं वो सब, क्यों? ह्यूमन डिजीजेस वाला क्यों क्या हो गया ना? डर लगता है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एड्स वगैरह को आप पीसीआर की हेल्प से डायग्नोज कर सकते हो। बहुत सारे भी है, कोरोना वायरस में भर भर के यूज हुई है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। A single stranded DNA or RNA tagged with radioactive molecule called probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell, followed by detection using autoradiography. The clone have the mutated gene will have not appear on the photographic plate because of the अब जरा ध्यान से देखो होता कैसे है। एक वर्ड आएगा बेटा, प्रोब, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब प्रोब होता क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए मान लो, समझ पा रहे हो? मान लो कोई एक जीन है, समझ पा रहे हो क्या?
Yes, sir. AUCGT, यू तो हटा दो ना यहाँ पे, ले लो GTA, ये जीन है, मान लो किसी चीज की जीन होगी, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये जीन है। अब जरा ध्यान से देखो ये काम कैसे करता है, जो पीसीआर वगैरह हमने पढ़ा है यहाँ पे, कैसे डायग्नोज करेगा, समझ पा रहे हो? जरा ध्यान से Yes, sir. देखो। विद द हेल्प ऑफ प्रोब, प्रोब की हेल्प से बताया गया, वैसे तो एम्पलीफिकेशन करके पता भी लग जाता है। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, ये एक जीन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड बना दो या आरएनए बना दो। जी की जगह क्या आना चाहिए बेटा, सी आना चाहिए, बोलो है ना? यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सी की जगह क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, बोलो है ना? जी Yes, की sir. जगह सी आना चाहिए, टी की जगह ए आना चाहिए, ए की जगह टी आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ये हमने Yes, सिंगल sir. स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। क्या हुआ है बेटा, क्योंकि इसके अंदर टी है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो हमने सीक्वेंस लिए हैं, ये जो हमने सीक्वेंस लिए हैं, ये बेटा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब जो एडिनिन बनाया है उसके अंदर भी नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव ले लिया है, साइटोसिन बनाया क्योंकि सारे नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन तो होगा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, समझ sir. पा रहे, रेडियो एक्टिव समझ रहे हो क्या? ध्यान से सुनो। ये क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल जीन ये थी, मान लो, हाँ, किस चीज के लिए, मान लो किसी के लिए सिकल सेल एनीमिया हो रखा है, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से देखो, सिकल सेल एनीमिया जानते हो, सिकल सेल एनीमिया में Yes, आरबीसी की sir. शेप चेंज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती है उसकी शेप हो जाती है चेंज, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से Yes, देखो, जो नॉर्मल आरबीसी है, मान लो उसके लिए जीन ये है, जो नॉर्मल आरबीसी होनी चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन yes, सिकल sir. सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन कैसे होगा, बना लो उसी की एक और जीन, ए जी, मान लो सी की जगह टी आ गया, होना तो यहाँ पे सी था लेकिन आ क्या गया यहाँ पे टी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो ये पॉइंट म्यूटेशन होगी इस वाले स्टैंड में, तो अगर इस वाले स्टैंड में हो गया तो नीचे वाले स्टैंड में भी हो चुकी होगी, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. यहाँ ई आ चुका होगा, बोलो है ना? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट म्यूटेशन हो चुकी है, चेंज हो चुकी है जीन, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? अब ये Yes. पकड़ी कैसे, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे बेटा, जो डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, ये जीन ऑटोमेटिक ओपन होगी जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगी। आपको पता है डीएनए तो रेप्लिकेट करता ही है, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा Yes, sir. जब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये स्टैंड उस स्टैंड से दूर हो जाएगा, क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो ये स्टैंड अलग हो जाएगा, नीचे वाला स्टैंड अलग हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है जब रेप्लिकेशन होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अब जरा, तो जो हमने रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया था, तो जब रेप्लिकेशन होगा, ये रेडियो एक्टिव डीएनए देखो बेटा पूरा का पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान से देखो, इस वाले डीएनए का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान से सुनो। कहाँ है, इस पे सीक्वेंस है ACGC, लिख लो बेटा, ACGC, ACGC80, ठीक है बेटा? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये तो पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो कर रहा है, ये भी पूरा फॉलो कर रहा है, ये भी पूरा फॉलो कर रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पे टी की जगह जी आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. तो जैसे ही आप रेडियोग्राफी रेडियोग्राफी जानते हो, एक्सरेज वगैरह ही समझ पा रहे हो, जनरली एक्सरेज वगैरह करोगे तो बेटा ये सब चीजें फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको, फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसपे बेटा आप एक्सरेज लेते हो, समझ पा रहे हो क्या? जिसपे आप Yes, एक्सरेज sir. को कैप्चर करते हो। तो बेटा यहाँ पे तो चलो ठीक है, बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन बेटा यहाँ पे उनको फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पे ये अलग ही सीक्वेंस दिखाई पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir.
तो बेटा जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे विजिबल हो जाएगी ये चीजें, तो हमको पता लग जाएगा कि इस जीन में डिफेक्ट है या नहीं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। Yes, sir. तो इस प्रोब क्या होता है बेटा? प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जनरल तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एनसीईआरटी में आरएनए लिख रखा है, तो बेटा आपको आरएनए भी लिखना पड़ेगा। तो जो प्रोब होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उसके अंदर बेटा क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों होता है? ताकि बेटा जब हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे कैप्चर करें तो वो इजिली विजिबल हो जाए वहां पे। समझ पा रहे हो क्या? अब रेडियो एक्टिव Yes, सब्सटेंस sir. कैसे डालेंगे? जैसे बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कुछ फॉर्म ऐसी ही पाई जाती है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा डी के हो रहे होते हैं, मतलब वो टूट रहा होता है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, इतनी sir. बात clear है? तो ये कहना क्या चाह रहा है आओ उसकी पढ़ लो पहले। देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब, जिसको हम प्रोब बोलते हैं, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसके साथ में हाइब्रिडाइज मतलब उसके साथ में चिपकाएंगे उसको। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इन्हें क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, और फिर उसको डिटेक्ट करेंगे किससे? रेडियोग्राफी की मदद से। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic plate. अगर बेटा उसके अंदर एक ऐसी जीन होगी जो म्यूटेट होगी, तो बेटा वो किस पे नहीं आएगी? फोटोग्राफिक प्लेट पे अपेयर नहीं होगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, इतनी बात sir. क्लियर? अच्छा जी। बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि बेटा जो प्रोब होगा, प्रोब कौन था? ये ग्रीन वाला प्रोब, ये था ग्रीन वाला, और ये था अपना नॉर्मल डीएनए जहाँ पे म्यूटेशन हुई है। बेटा जो प्रोब है उसके अंदर टी की जगह अगर यहाँ पे ए होता, यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री ए होता तो नॉर्मल चीज थी। लेकिन बेटा यहाँ पे टी आ गया म्यूटेशन की वजह से, यहाँ पे जी है, तो बेटा ये आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे अपियर नहीं होगा ये वाला सीक्वेंस। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। तो वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस इतना पूछा जा सकता है आपको एक नंबर में कि प्रोब होता क्या है। प्रोब होता है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए। बस तो डीएनए होता है, आप आगे फर्दर पढ़ोगे तो डीएनए होता है, लेकिन एनसीईआरटी आरएनए लिख रही है तो बेटा आप आरएनए भी लिख के आना। ठीक है ना? Yes, sir. अब आते हैं बेटा एलाइसा। एक टेक्निक होती है एलाइसा। एलाइसा में क्या होता है ध्यान से समझो। एलाइसा भी बेटा यूज होती है किसी भी बीमारी को ढूंढने के लिए। अब होगा क्या ध्यान से समझो। मान लो बेटा कोई एक पर्सन है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। Yes, sir. जब बेटा हमारा बॉडी बॉडी के अंदर HIV इन्फेक्शन जाएगा, मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस जाएगा, तो बेटा हमारी बॉडी उसको फॉरेन सब्सटेंस की तरह लेगी या नहीं लेगी? बोलो है ना? Yes, sir. तो अगर उस फॉरेन सब्सटेंस की तरह लेगी तो हमारी बॉडी उसको किल करना शुरू करेगी नहीं करेगी? बोलो है ना? Yes, sir. तो हमारी बॉडी बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी Antibody. अगेंस्ट HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी क्या? लेकिन अभी एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब हाँ हमारी बॉडी को पता है कि मेरे अंदर कुछ बाहर से आया, लेकिन बॉडी सिम्टम नहीं दे रही है बॉडी, लेकिन उससे खुद फाइट कर रही है इस टाइम पे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। Yes, sir. तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा कुछ HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. हमारी नहीं, जिसके भी अंदर से मिलेगी उसके अंदर से मिले, भगवान की दुआ से भाई। तो अगर हम ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसके अंदर से बेटा मैं ब्लड ले लूँ, समझ पा रहे हो क्या? तो इस ब्लड के अंदर बेटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी क्या फॉर HIV? समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अगर मैं इस एंटीबॉडी के ऊपर HIV डालूं, ध्यान से समझना, इस एंटीबॉडी के ऊपर HIV वायरस डालूं, तो बेटा यहाँ पे क्लम्पिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ पे? क्लम्पिंग। क्या बन जाएगी बेटा? Lumping. क्लम्प। क्योंकि एंटीबॉडी है तो वो HIV को तो किल करेगी, तो बेटा यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा? क्लम्प बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये क्लम्प बन गया तो आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब ये क्लम्प आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ये क्लम्प बन गया है तो बेटा इसका मतलब उसके पेशेंट के अंदर HIV की एंटीबॉडी है, और HIV की एंटीबॉडी तभी बनेगी जब उसके अंदर HIV वायरस होगा। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. समझ में आ गई बात? पढ़ लेते हैं जो।
एलाइसा इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन कौन होता है बेटा? जो आप ये बाहर से डाल रहे हो, ये जो वायरस डाल रहे हो, ये एंटीजन का तरह काम करेगा। एंटीजन वो होता है बेटा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है। जैसे बेटा बॉडी के अंदर HIV गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस गया, तभी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, वरना बॉडी बॉडी के सर में दर्द थोड़ा ना कि वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी HIV के अगेंस्ट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी को बनाने के लिए इंड्यूस करते हैं बॉडी को। समझ पा रहे होगा? या इन्फेक्टेड पर्सन हो, ठीक है ना? यस सर। तो ELISA is based on the principle of antigen antibody reaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen. एंटीजन में क्या हो सकता है? प्रोटीन का पार्टिकल भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन एक जगह मिलके भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। तो आप एंटीजन से भी पता लगा सकते हो, उसके अंदर एंटीजन पाया गया, HIV ही डिटेक्ट कर लिया आपने, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट HIV मिल गया। लेकिन अगर बेटा डायरेक्ट आपको ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं पता लग रहा, तो आप उस पर्सन की बॉडी से ब्लड उठाओ। अगर ब्लड के अंदर से एंटीबॉडी मिल रही है तो उसका मतलब वो HIV इन्फेक्टेड है पर्सन। समझ पा रहे हो? यस सर। तो जो एलाइसा होती है बेटा वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इंटरेक्शन पे बेस होते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे वो, ठीक है ना बेटा? यस सर। इतना ही रखते हैं बेटा, मैं थक चुका हूँ, ठीक है ना? यस अब सर। बताओ शाम को पूजा किस टाइम है तुम्हारे घर पे? अभी हम्म। कितना है? 15:45, मतलब 3:45 हो गए हैं। बेटा मैं 4:15 पे मिलूंगा आपको। एक गिलास और ले लेंगे क्योंकि अभी मैं एक बार खाना खा के आऊंगा, आज मैंने खाना नहीं खाया दोपहर को, ठीक है ना? यस सर। सर आज कितनी क्लास लेने वाले हैं? 3 तो लूंगा ही लूंगा बेटा। यस सर। ठीक है, अभी मैं आपको 4:15 पे मिलता हूँ फिजिक्स की क्लास के साथ में, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो। आज आज पूजा है कि कल पूजा है? परसों ट्यूसडे को।